हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा इकोलॉजी एनवायरनमेंट का ये छठवां लेक्चर है जो कि विविध टॉपिक से संबंधित है। और ये हमारा महेश सोलवाल सर की जो पुस्तक है उसकी एनसीईआरटी में ये आखिरी लेक्चर है। तो इसको आप रिवाइज कर लेंगे तो आपके तैयार हो जाएगी। विविध में हम वह चीज़ें शामिल करते हैं जिनका कुछ फिक्स सिलेबस नहीं होता है लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो हम प्रश्नों के माध्यम से कॉन्सेप्ट को भी देखते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पगमार्ग तकनीकी का प्रयोग किस लिए किया जाता है। अर्थात ये जो पगमार्ग तकनीकी है इसका प्रयोग वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। वन्य जंतु अर्थात जो जंगल होते हैं वहां पे कुछ जैसे जंतु होते हैं, जानवर होते हैं जिनके पैरों के निशान से हम उनकी जनसंख्या का पता लगा सकते हैं। और वो तकनीकी कौन सी है जिसे हम पगमार्ग तकनीकी कहते हैं। जैसे कोई शेर हो गया, कोई अन्य जानवर हो गया, उनके पैरों के निशान से कि इस तकनीक का प्रयोग करके कि वहां पे उस जानवर की कितनी जनसंख्या है। तो पगमार्ग तकनीक का प्रयोग वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए किया जाता है। आगे है एजेंडा 21 का संबंध किससे है। तो किससे है एजेंडा 21 का संबंध? सतत विकास से है। एजेंडा 21 क्या है कि जैसे 21वीं सदी जो कि वर्तमान में चल रही है वहाँ किस तरीके से उसमें विकास होगा, इसका एक रोड मैप तैयार किया गया है जिसे एजेंडा 21 कहा गया। ये कब आया? 1992 में रियो में। रियो कहाँ है? ब्राजील के रियो नामक शहर में एक सम्मेलन हुआ जिसे फेमस रूप से पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, जो कि 1992 में हुआ था। इसमें एजेंडा 21 लाया गया और कहा गया कि विकास ऐसा हो जो भावी पीढ़ियों को, सतत विकास का अर्थ यह हुआ कि आज कुछ भी विकास किया जाए उसको भावी पीढ़ियों को ध्यान में रख के किया जाए कि जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन पर किस तरीके से उस पर असर होगा, उनके पर्यावरण को लेके, किसी भी तरीके के विकास को लेके। तो 21वीं सदी में किस तरीके से विकास होना चाहिए इसका एक रोड मैप तैयार किया गया, एक विजन बनाया गया। और इसे फेमस रूप से पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं जो कि 1992 में हुआ था। तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 आया जो कि सतत विकास से संबंधित है। आगे देखते हैं इकोमार्क क्या है। तो इकोमार्क पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है। अर्थात ऐसा कोई प्रोडक्ट जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाए या कम से कम क्षति पहुंचा के उसको उत्पादित किया गया है, तो ऐसे उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट लाते हैं, अगर उस पर इको मार्क का निशान है तो इससे है कि ना ये आने वाले समय में कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, ना ये जब बन रहा था तब इसने उतना नुकसान पहुंचाया था। तो ये जो कम से कम नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास किया जाता है उसके लिए इको मार्क दिया जाता है। ये देता कौन है? भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। यह प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। इको मार्क पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों को दिया जाता है और यह भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है। तो किस क्षेत्र में? पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण के संरक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। ये देता कौन है? तो यहाँ पे है कि ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसे हम यूएनईपी कहते हैं, यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। और केन्या कहाँ है? अफ्रीका में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है पर्यावरण के लिए। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार की स्थापना 1987 में हुई, यूएनईपी द्वारा स्थापित किया गया। और वर्ष 1987 में ही अनिल अग्रवाल जो भारतीय पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 में प्रस्तुत किए थे, 1987 में अनिल अग्रवाल को दिया गया। और 2003 में डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक अर्थात डॉक्टर विंदेश्वर पाठक जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं, उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है वो यूएनईपी द्वारा लाया गया 1987 में। 1987 में ही पहली बार अनिल अग्रवाल को दिया गया। और ये अनिल अग्रवाल कौन है? जिन्होंने वर्ष 1982 में भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और
2003 में जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को प्रदान किया गया। और ये डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कौन है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक। हम देखते हैं ना अब हर जगह पब्लिक प्लेसों पे भी सुलभ शौचालय बने हैं, तो इसका प्रयास अर्थात संस्थापना किसने की थी? बिंदेश्वर पाठक ने। तो याद रखिएगा, जो हम देखते हैं हर जगह पे पब्लिक प्लेस पे शौचालय बने होते हैं, तो ये किसकी दिमाग की उपज है? बिंदेश्वर पाठक की। आगे देखते हैं, किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो सियरा लियोन। ये याद रखिएगा, फैक्ट है कि प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को सियरा लियोन में राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। आगे है, किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव, किसकी बात हो रही है? वृक्ष मानव कहा जाता है। तो वृक्ष मानव चंडी प्रसाद भट्ट को कहा जाता है, जो कि चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था, जो वृक्षों को बचाने के लिए किया गया था। तो वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? चंडी प्रसाद भट्ट को। ये फैक्ट याद रखिएगा, और ये चिपको आंदोलन से संबंधित है। आगे है, राजीव गांधी पुरस्कार अर्थात राजीव गांधी पर्यावरणीय पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। तो कभी भी प्रश्न आए कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार, तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी का अर्थ यह हुआ कि कोई ऐसी तकनीकी विकसित हो जिससे तकनीकी हो, काम आसान हो, लेकिन उससे पर्यावरण को नुकसान कम हो या ना हो, तो ऐसी तकनीक को राजीव गांधी पर्यावरणीय पुरस्कार दिया जाता है। और जो भी विकास हो वो स्वच्छ तरीके से हो। जैसे कोई कपड़ा बनाने वाली मशीन बनी जो कि बहुत आसानी से कपड़े का निर्माण करती है, क्वालिटी भी अच्छी होती है, लेकिन अगर वो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है तो वह तकनीकी स्वच्छ तकनीकी नहीं है। ऐसी तकनीकी हो कि जो उत्पादन तो करे या कोई भी तकनीकी, लेकिन वह पर्यावरण को ध्यान में रख के करे, पर्यावरण की क्षति कम से कम हो या ना हो, तो ऐसी तकनीक को स्वच्छ तकनीकी कहते हैं। और ऐसे तकनीकी के लिए राजीव गांधी पर्यावरणीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। आगे है, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जिसका शॉर्ट फॉर्म है नीरी, कहाँ है? तो नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो नीरी शॉर्ट फॉर्म में से नीरी बोलते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान अर्थात पर्यावरण के लिए जो इंजीनियरिंग किया जाता है उसमें शोध के लिए एक संस्थान बनाया गया है जो पर्यावरण संबंधित शोध करेगा, वह नागपुर में है। आगे देखते हैं, पेरियार गेम अभ्यारण्य जो कि केरल में है किस लिए प्रसिद्ध है? बाघों के लिए। तो पेरियार, केरल में एक पेरियार नदी भी है, वहाँ एक गेम अभ्यारण्य भी है जो कि बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आगे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। एक एनवायरनमेंट के लिए एक तकनीकी संस्थान है जो कि नई दिल्ली में अवस्थित है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो वर्ष 1982 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण स्थापित हुआ था। प्राधिकरण का अर्थ क्या हुआ कि जैसे गंगा के स्वच्छता के लिए या फिर कोई अन्य मामले के लिए जो कि गंगा से संबंधित होगा, तो यह प्राधिकरण उसकी सुनवाई करेगा, उनके मुद्दों को देखेगा। कोई समस्या होगी तो उसका निराकरण इस प्राधिकरण के द्वारा किया जाएगा। इसकी स्थापना वर्ष 1982 में हुई थी। आगे है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर सर्वप्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई? तो 2008 में भारत में जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई जो कि पहली राष्ट्रीय कार्य योजना थी, और वह कब बनाई गई? 2008 में। तो जलवायु परिवर्तन पर भारत ने प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में बनाया। आगे है, भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। तो याद रखिएगा, जो कि हर दूसरे वर्ष वन स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है, तो यही
भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा ही। तो यह कहाँ है? देहरादून, और देहरादून उत्तराखंड में है। यहाँ पे एक फैक्ट है, कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को UNEP द्वारा फादर ऑफ इकोलॉजी, इकोनॉमिक इकोलॉजी की उपाधि दी गई। अर्थात जो इकोनॉमिक इकोलॉजी है, अर्थात अर्थव्यवस्था जो कि इकोलॉजी से संबंधित है, उसके पिता कहे गए, और ये UNEP द्वारा उपाधि दी गई। अर्थात ऐसी अर्थव्यवस्था हो जो इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए विकास किया जाए। और यह MS स्वामीनाथन को भारतीय कृषि जो क्रांति है या हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। आगे देखते हैं। हरित अर्थव्यवस्था में ग्रीन GDP की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन है? कि जैसे कोई ग्रीन इकोनॉमी प्रस्तुत किया कि ऐसी अर्थव्यवस्था का विकास होगा, अर्थात ऐसा विकास होगा, अर्थव्यवस्था का एक जो ढांचा बनाया जाएगा जो कि ग्रीन हो, अर्थात पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचाए। वह अर्थव्यवस्था में प्रस्तुत करने वाला ग्रीन GDP चीन है। तो याद रखिएगा, ग्रीन GDP प्रस्तुत करने वाला पहला देश, कि जो भी GDP का उत्पादन होगा उसमें अर्थव्यवस्था में पर्यावरण को ध्यान में रखा जाएगा, अर्थात ग्रीन GDP की बात सबसे पहले चाइना द्वारा की गई। आगे, पारिस्थितिकी अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा था? तो चिपको आंदोलन जो कि उत्तराखंड में हुआ था। मितव्ययिता का अर्थ यह हुआ कि कंसेशन, अर्थात जितना कम में कम दोहन करके, चाहे पैसों को खर्च लेके हो, चाहे प्रकृति को हो, जितने कम से कम में आपका काम हो जाए आप उसी को ही प्रेफरेंस दें, अर्थात वरीयता उसी को दिया जाए। और प्रकृति ऐसा ही करती है स्वयं में, वो जितना भी खुद से नुकसान होता है उसकी वो भरपाई वो कर लेती है। वो मितव्ययी है, वो कम से कम संसाधनों के यूज से ही अपना रिन्यूअल करती रहती है। तो प्रकृति स्वयं में ही मितव्ययी है और ये अस्थाई है अगर वो स्वयं में रहे। ये चिपको आंदोलन का नारा था। आगे है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? झांसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अर्थात जो कृषि के अंतर्गत वानिकी की जाती है उसके लिए जो शोध संस्थान है वह झांसी में है, उसका केंद्र झांसी में है। जो झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो याद रखिएगा, कृषि वानिकी, कृषि के लिए जो भी वन लगाए जाते हैं जैसे कृषि उत्पादन के लिए, तो वह उसके लिए जो शोध किया जाता है उसका केंद्र झांसी में है, अर्थात मुख्यालय। आगे है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो किस लिए दिया जाता है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार? वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्य करने के लिए दिया जाता है। अर्थात कोई वन है, वनों की सुरक्षा और वहां रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए जो कार्य करता है उसे अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। आगे है, कौन सा जंतु विश्व वन्यजीव कोष, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WWF भी कहते हैं, इसका शुभंकर है, अर्थात जिसको हम लोगो भी कहते हैं। वो WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो रेड पांडा WWF का शुभांकर है, जाइंट पांडा। आगे है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के गठन से पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? अर्थात जब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ये जब भी गठित किया गया तो इससे पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम महासागर विकास मंत्रालय था, नाम बदलकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कर दिया गया। तो जो आज पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसका पूर्व में नाम महासागर विकास मंत्रालय था। आगे है, यमुना एक्शन प्लान, यमुना नदी की बात हो रही है। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो वर्ष 1993 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। गंगा गंगा तो हम लोग कहते हैं, यमुना तो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, तो इसके लिए एक्शन प्लान कब आया? 1993 में। यमुना एक्शन प्लान 1993 में। आगे है, सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में सासाकावा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो सासाकावा पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया जाता है। यहाँ पे कुछ आंदोलन है, उनसे संबंधित व्यक्ति की बात हुई है। चिपको आंदोलन
जो कि उत्तराखंड में हुआ था, किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। अभी हमने देखा था चंडी प्रसाद भट्ट को। तो ये चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। और नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर, बाबा आमटे, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनके बारे में आप पढ़ेंगे। ये बहुत ही, आज भी ये बहुत अच्छे इंसान हैं जो प्रकृति के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन तो आपको पता है गुजरात में चला था नर्मदा नदी के लिए। तो मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत, मैती आंदोलन से कल्याण सिंह रावत संबंधित हैं। और विश्नोई आंदोलन से संबंधित व्यक्ति संत जाम्भोजी और अमृता देवी विश्नोई। ये विश्नोई आंदोलन राजस्थान में चला था, वहाँ एक विश्नोई समुदाय है, उनके द्वारा ये चलाया गया था। आगे है, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो अभी हमने पढ़ा ही था कि एजेंडा 21 के तहत पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि यह ब्राजील का एक शहर है, जिसे हम फेमस रूप से पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। तो यह 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था और यह एजेंडा 21 इसी में आया था। तो याद रखिएगा, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में रियो में हुआ था। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये भारत की उपज है, भारत और फ्रांस ने मिलकर किया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली में। जब इसकी स्थापना हुई तो यह, इसकी स्थापना आधिकारिक रूप से भारत में की गई। इसका मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय सौर का जो संगठन है उसका मुख्यालय भारत में, और भारत में हरियाणा में, और हरियाणा में गुरुग्राम में। तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और संधियां दी गई हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन भी कहते हैं, यह पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इसे। यह 1972 में आया था और इसमें निर्णय लिया गया कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की जाएगी और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। और मानव विकास और पर्यावरण के मध्य संघर्ष को कम करने की दिशा में प्रथम प्रयास हुआ था वर्ष 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। अर्थात जैसे कोई जंगल हो गया और मान लीजिए आसपास लोग भी रह रहे हैं, तो जंगलों और जानवरों में अक्सर भीड़ तो होती रहती है और उसमें से जानवर कभी मारे जाते हैं, कभी मानव। तो इस दशा को सुरक्षित करने के लिए कि ना मानव को नुकसान हो और न जानवरों को, उसके लिए भी कदम उठाए जाएंगे। यह पहला प्रयास किया गया था 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में आया था। आगे है हेलांस्की, जिसे हम हेलेंसिकी सम्मेलन भी कहते हैं। यह 1974 में आया था। यह सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए है। अर्थात हेलेंस्की सम्मेलन 1974 में आया था। यह समुद्री पर्यावरण, समुद्री जीवों के लिए या वहाँ के पर्यावरण की स्थितियों के लिए किस तरीके से सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जाएं, इसका प्रयास, प्रथम प्रयास हेलांस्की सम्मेलन में किया गया, जो कि 1974 में आया। आगे देखते हैं, लंदन सम्मेलन 1975 में आया। समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध किया गया। अर्थात जिस तरीके से हम लैंड की सारी कचरे को ले जाके समुद्र में फेंक देते हैं, नदियों के द्वारा समुद्र में तो स्वतः चला ही जाता है, उसको, उसके निस्तारण के लिए अर्थात उस पर रोक लगाने के लिए एक सम्मेलन हुआ, जो कि 1975 में हुआ और यह लंदन में हुआ, जिसे हम लंदन सम्मेलन भी कहते हैं। आगे, यूरोपीय वन्य जीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र के संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था 1979 में, प्रजाति संरक्षण के लिए। बस ऐसे ही हैं ये सब, उतने महत्वपूर्ण। ये वियना सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है, 1985 में आया था। ओजोन स्तर, अर्थात जो ओजोन परत है उसके संरक्षण के लिए। तो ये यही पूछा जाता है कि वियना सम्मेलन किससे संबंधित है? ओजोन क्षरण से संबंधित है, उसके संरक्षण के लिए। वो 1985 में आया था। आगे है मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में आया। ओजोन परत के संरक्षण के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता था।
इसमें बात की गई वियना सम्मेलन में, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला प्रयास किया गया वो मॉन्ट्रियल सम्मेलन में किया गया, जो कि 1987 में हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी कहते हैं। और यह मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। और ये 16 निर्धारित किया गया कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा। और यह 1987 में मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था 16 सितंबर को, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। तो ओजोन दिवस 16 सितंबर। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? 1987 में। आगे है रियो सम्मेलन, अभी हमने देखा, जिसे हम फेमस रूप से पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं। यह 1992 में आया था। यह पर्यावरण विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है और यह एजेंडा 21 इसमें स्वीकृत किया गया। 21वीं सदी में किस तरीके से विकास होगा, इसका एक नया रोड मैप तैयार किया गया। पृथ्वी सम्मेलन में हुआ और इसमें जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क हम देखते हैं ना, जिसे हम UNFCC कहते हैं। विभिन्न प्रकार के UNFCC सम्मेलन होते रहते हैं, जैसे अभी हाल ही में UNFCC की 27वीं बैठक हुई। तो यह प्रयास 1992 से किया गया। आगे देखते हैं नैरोबी घोषणा पत्र कब आया था? 1997 में, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, अर्थात ये जो संधियां बनती चली जा रही हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो इसके लिए आया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योटो सम्मेलन, जिसे हम क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, यह वर्ष 1987 में आया था, जिसे हम रियो +5 भी कहते हैं, अर्थात पृथ्वी +5 भी कहते हैं। तो याद रखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल को, यहाँ लिखा भी है, पृथ्वी +5 सम्मेलन भी कहते हैं। यह 1997 में आया था। ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करना और उसे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, उसमें भी ग्रीन हाउस गैसों के लिए। इसमें यह प्रावधान किया गया कि 1990 के स्तर तक 5% की कटौती की जाए, अर्थात जब ये 2005 में इसमें लागू किया गया, 2005 को क्योटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ। उसमें यह प्रावधान किया गया कि 1990 में जितना था पर्यावरण की जो तापमान था उसको 1990 के स्तर तक लाना है, इसका प्रयास किया जाएगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 से प्रभावी हुआ और कब आया था? 1997 में। आगे देखते हैं जोहान्सबर्ग, जिसे हम रियो +10 कहते हैं, यह 2002 में आया था। ये इस पर सतत विकास पर विशेष बल देने की बात की गई और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति की बात की गई, अर्थात एक कोष ऐसा बनाया जाए जो पर्यावरण से संबंधित कुछ, जैसे कुछ पिछड़े देश हैं जिन्होंने अभी विकास भी नहीं किया है, उन्हें विकास वो करें लेकिन वो पर्यावरणीय अनुकूल विकास करें। तो उसके लिए तो तकनीकी उच्च चाहिए ना, और उसके लिए पैसा भी चाहिए, तो उसके लिए कोष बनाया जाए। इसकी बात सबसे पहले जोहान्सबर्ग सम्मेलन 2002 में की गई, जिसे हम पृथ्वी +10 भी कहते हैं या रियो +10 सम्मेलन भी कहते हैं। आगे है मॉन्ट्रियल सम्मेलन, ये UNFCCC की ही एक बैठक है। तो सबसे पहले मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया? एक आया है, हम देखे हैं ना कि 1987 में। यह मॉन्ट्रियल सम्मेलन 2005 में हुआ, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं, यह सिर्फ सम्मेलन है। 2005 में किया गया कि विकसित देशों द्वारा, अर्थात जो विकासशील हैं वो नहीं, जो विकसित हो चुके हैं उनके द्वारा 2012 तक, अर्थात एक डेडलाइन तैयार की गई 2012 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके वर्ष 1990 के स्तर तक लाना, अर्थात ये विकासशील देशों के लिए एक नियम आया, वो मॉन्ट्रियल में आया। आगे है नुसा दुआ सम्मेलन, जिसे हम बाली रोड मैप भी कहते हैं। बाली कहाँ है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का एक द्वीप है। बाली रोड मैप कब बना? 2007 में। इसमें बात की गई कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर को वर्ष 2050 तक 2000 के स्तर तक लाना है, अर्थात जब 2050 आएगा उसमें प्रावधान किया गया कि वहाँ जितना 2000 में जितना ग्लोबल का तापमान है उतना लाना है 2050 में। ये टारगेट रखा गया कि 2050 तक कम करते करते
2000 के स्तर तक लाना है 2050 में। आगे है कोपेन हेगन सम्मेलन, जिसे हम पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। तो बस कोपेन हेगन सम्मेलन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह 2009 में आया। इसमें विकास बात की गई कि जो विकसित और प्रौद्योगिकी राष्ट्र हैं, अर्थात जो विकसित हैं और जिनकी तकनीकी बहुत विकसित है, उनके द्वारा 2020 तक, औद्योगिक राष्ट्रों का अर्थ यह हुआ कि जो विकासशील हैं, जैसे विकसित और विकासशील दोनों की बात की गई। इसमें कहा गया कि 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती का प्रावधान किया गया। ये कब किया गया? कोपेनहेगन सम्मेलन में। उसमें कहा गया कि कम कार्बन अर्थव्यवस्था की परिकल्पना की गई, कि ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें कार्बन का कम से कम उत्सर्जन हो। आगे है कानकुन सम्मेलन, जो कि 2010 में आया था। ये बस डेट याद रखिएगा कि कानकुन सम्मेलन 2010 में आया था, और यह हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया। कानकुन सम्मेलन में 2010 में एक ग्रीन क्लाइमेट फंड बनेगा। आगे है डरबन सम्मेलन, जिसे हम कॉप 17 भी कहते हैं, 2011 में आया। इसमें डरबन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत ग्रीन क्लाइमेट फंड की संकल्पना रखी गई, जो अब यहाँ पे हरदम ग्रीन की फंड बनाया जाए, जिसमें विकासशील देशों को दिया जाए, जो अविकसित देश हैं उनकी सहायता की जाए। आगे है दोहा सम्मेलन, जिसे हम कॉप 18 भी कहते हैं। यह 2012 में आया। इसमें ग्रीन अर्थात क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, एक तकनीकी की बात की गई जो कि क्लीन हो विकास, उसके अंतर्गत प्रदूषण को कम करने का प्रयास किया गया। आगे है रियो +20 सम्मेलन, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, और ये रियो कब हुआ था? 1992 में। तो अब सीधा 20 साल बाद 2012 में रियो +20 सम्मेलन हुआ, जिसमें एक थीम रखा गया कि द फ्यूचर वी वांट, ऐसा भविष्य जो हम चाहते हैं, उसकी एक परिकल्पना की गई। इसमें बात किया गया कि पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन हुआ, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा तैयार हुआ, और इसमें ग्रीन इकोनॉमी की बात की गई। आगे है वार्सा सम्मेलन, बस इसे याद रखिएगा, 2013 में हुआ था, और यह ग्रीन क्लाइमेट फंड की फिर बात की गई। लीमा सम्मेलन 2014 में होता है। 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को समाप्त करने के लिए विश्व के देशों की प्रतिबद्धता। ये पेरिस सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ ऐसे सम्मेलन हैं जिन्हें आप याद रखिएगा। पेरिस सम्मेलन, जो कि कॉप 21 के नाम से भी जाना जाता है, 2015 में हुआ। इसमें प्रावधान किया गया कि कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि हुई। जो पेरिस सम्मेलन था, इसमें जो भी प्रावधान किया गया वो बाध्यकारी था, तो किसी ने इस पर उतना अमल भी नहीं किया, क्योंकि कोई भी बाध्यकारी काम कोई क्यों बाध्य रहेगा। एक इनर कॉन्शियस होना चाहिए कि प्रकृति के लिए आपको कार्य करना है, इसलिए उतना प्रभावी नहीं हो पाया। फिर और भी हुए कि जैसे बाब इगली सम्मेलन मोरक्को में हुआ। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बात की गई कि हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए मराकेश कार्यवाही की घोषणा की गई। एक बान सम्मेलन याद रखिएगा, जो कि जर्मनी में है, जिसे हम कॉप 23 भी कहते हैं, 2017 में होता है। इसमें फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। बस याद रखिएगा इसको। कोटोवाइस सम्मेलन पोलैंड में, जो कि कोटोवाइस पोलैंड में है, 2018 में हुआ था। यहाँ अलग अलग सम्मेलनों का है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। मैड्रिड सम्मेलन थोड़ा महत्वपूर्ण है, जो कि 2019 में हुआ था। इसमें जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे देशों की मदद के लिए घोषणा का समर्थन किया गया, कि जो देश, जैसे हम देखते हैं ना, अर्थात अर्थात ज़्यादातर जो ध्रुवीय देश हैं वो जलवायु परिवर्तन से बहुत अधिक जूझ रहे हैं। तो जो देश के उतनी योगदान भी नहीं लेकिन वो बहुत जूझ रहे हैं, उनके लिए मदद की घोषणा की बात की गई है मैड्रिड सम्मेलन में। मैड्रिड कहाँ है? स्पेन में है। ग्लासगो सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम में है, जिसे हम कॉप 27 कहते हैं। यह 2021 में हुआ था। और हाल ही में 2022 का कॉप 27 हुआ, वह मिस्र के में हुआ था। तो याद रखिएगा, मिस्र में कॉप 27 हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का विविध वाला सेक्शन था। ये आप लगभग यहाँ के कन्वेंशनों से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे पेरिस सम्मेलन तो बहुत ही महत्वपूर्ण 2015 में हुआ था। ऐसे ही
जो मुख्य मुख्य हैं उसको आप याद रखिएगा। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।